यहाँ हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण की। देखिए पीछे वाले चैप्टर में हमने बहुपद का परिचय किया था, बहुपद के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। तो बहुपद आपने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद था, द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था, इसी प्रकार से त्रिघात और आगे की घातों के रूप में हमने पढ़ लिया था। यहाँ द्विघात बहुपद न पढ़कर हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण हम पढ़ेंगे। देखिए समीकरण में और बहुपद में क्या अंतर चलता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, गणितीय व्यंजक होता है, उसमें बराबर में कोई मान हो ऐसा आवश्यक नहीं हो, केवल एक व्यंजक होता है। जबकि समीकरण में अनिवार्य स्थिति क्या हो जाती है, उसमें बराबर में कोई ना कोई मान आपको दे रखा होता है। यही अंतर होता है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। अब समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इस प्रकार का अगर कोई व्यंजक दे रखा है तो यहाँ से हमें तुलना करनी होती है कि इसमें ABC क्या है और घातें किस क्रम में आपको दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ एक ही जगह काम कर रहे हैं। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, बराबर में 0 चलता है। तो ax स्क्वायर यहाँ आ गया 2x स्क्वायर, तो यहाँ एक के जगह कौन काम कर रहे हैं, 2, तो एक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कौन होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी देर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, b अक्ष, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3x, तो b का मान क्या हो गया 3, अर्थात b क्या होता है, इसमें अक्ष का गुणांक होता है। b क्या होगा, अक्ष का गुणांक। तो फिर c क्या है, प्लस c, यहाँ प्लस 5 लिख दिया, तो c क्या है, इसमें अचर पद है, c का मान यहाँ पे 5 दे रखा है और ये क्या होगा, यहाँ पे अचर पद होगा। तो ये तो इसके गुणांकों की और अचर पद की बात कही कि ABC क्या होते हैं। अब देखिए इसको द्विघात क्यों कहा हमने, हालांकि बहुपद जब हमने पढ़ा था, बहुपद के साथ आपको बता दिया था कि किसी व्यंजक की घात 2 घात होती है उसको द्विघात बोलते हैं, जिसमें 3 घात हो उसको त्रिघाती व्यंजक बोलते हैं, और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको एक रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहेंगे। पीछे वाला जो टॉपिक अपना चल रहा था वो इस रूप का था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए जो x और y जो चर मान है, x y जो चर मान है, इन चर मानों की घात एक है। जिन व्यंजकों की घात या जिन समीकरणों की घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद, रैखिक व्यंजक या रैखिक समीकरण कहते हैं। जिनके घात 1 होती है उनको क्या बोलते हैं, हम रैखिक बोलते हैं। अब अगर बहुपद की बात हो रही है तो रैखिक बहुपद बोल देंगे, अगर समीकरण की बात हो रही है तो रैखिक समीकरण बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर व्यंजक की घात, किसी व्यंजक की घात अगर 2 हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अभी मैंने लिखा, तो अगर इस बहुपद की घात, अधिकतम घात अगर 2 है तो उसको हम द्विघातीय व्यंजक या द्विघात बहुपद कहते हैं। चूंकि इसमें बराबर में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, बराबर में वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको हम बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, बहुपद या व्यंजक। अगर बराबर में कोई वैल्यू दे दी जाती है, बराबर में जैसे 0 हो गया, बराबर में अगर कोई वैल्यू हो जाती है तो तब इसको हम क्या बोल देते हैं, समीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, समीकरण। तो सबसे पहले अपना पॉइंट ये रहेगा कि कोई व्यंजक जो आपको दे रखा है, जो कोई गणितीय मान आपको दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है वो द्विघात है या नहीं, उसकी कैसे जांच करनी है। तो जांच करने का तरीका ये है कि उसमें जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम जो घात है वो 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक कोई घात नहीं होनी चाहिए। द्विघात समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए जिस समीकरण की घात 2 हो और वो 2 क्या है, इसमें अधिकतम मान होना चाहिए।
जैसे मैंने लिख दिया कि 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम घात x² यानी x की घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। दूसरा अगर ये बोल देता कि 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0, इस व्यंजक में, इस बहुपद में, इस समीकरण में बराबर में है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको मानक रूप में समीकरण बोलते हैं। अब समीकरण है लेकिन इसकी घात कितनी, ये आप देखेंगे। इसमें अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 5x³ यानी 3 घात, 2 घात, 1 घात। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है, तो ये त्रिघातीय समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये 2 तो आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन 2 इसमें काउंट नहीं होगा। इस व्यंजकीय घात, इस समीकरण की घात क्या है, 3, क्योंकि समीकरण की घात जो अधिकतम होती है उसी को काउंट किया जाता है, उसी को डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। मैंने लिख दिया जैसे 5x³ माइनस 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x प्लस 3 बराबर। ये जो व्यंजक दे रखा है, क्या ये द्विघात व्यंजक या द्विघात समीकरण है? आप क्या करेंगे, जो व्यंजक या बहुपद जो समीकरण आपको दे रखा है उस समीकरण को थोड़ा संशोधित करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि गणित क्या कहती है, सरल करो। गणित क्या कहती है, सरल करो। सरल करेंगे तो जो अंतिम स्थिति में आपको जो मान प्राप्त होगा उसके सापेक्ष आप बताएंगे कि दिया गया व्यंजक द्विघात है या नहीं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये जो व्यंजक आपको दे रखा है, 5x³ का एक पद यहां पर है और 5x³ का एक पद यहां पर है, क्योंकि दोनों पद सहजातीय हैं, समान है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। सॉरी, इसको मैंने प्लस लिख दिया गलती से, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों असमान चिन्ह होने की वजह से माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 5x³ प्लस से 5x³ माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में क्या बच गया, माइनस का 3x², माइनस का 3x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये जो मान है, पहले वाली स्थिति में आप देख पा रहे थे कि 5x³ प्लस का माइनस का था, देखने में हमें ऐसा लग रहा था कि अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात 3 होने की वजह से उसको हम क्या बताएंगे, उसको हम त्रिघातीय बताएंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि व्यंजक को आपको सबसे पहले सरल करना होता है। सरल करने के बाद में अंतिम स्थिति में आप देखते हैं कि इसमें क्या बचा हुआ है, तो अंतिम स्थिति में माइनस 3x²। अब इसमें 2 घात बच रही है अधिकतम, इसलिए ये द्विघाती समीकरण है, इसलिए ये द्विघाती समीकरण है। और हम बात करते हैं कि द्विघाती समीकरण किस प्रकार से आपको मिल सकता है। ये लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कोई आपको व्यंजक दे रखा है। क्या दिया गया व्यंजक द्विघाती व्यंजक या द्विघाती समीकरण है। यहाँ पर व्यंजक न बोलकर हम समीकरण की बात करेंगे, क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पे दे रखा है। जब इक्वल साइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। आरटीयू क्लास से चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा उस हिसाब से, x² प्लस 2ab करेंगे तो 2x, फिर 2 से गुणा हो जाएगा यानी 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस हो गया इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी फॉलो करेंगे आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा जी, a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या फर्क होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाला जब होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस के 2 आते हैं, इसमें माइनस वाला होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस के 2 आ जाते हैं। तो इस सर्व समीकरण से आप इसको ओपन करेंगे, क्या बनेगा, x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9 प्लस 4। तो क्या दिया गया व्यंजक जो समीकरण वो द्विघात प्राप्त हो रहा है। और सोल्व करते हैं आप देख रहे हैं कि x² दोनों साइड में, ये भी x² है, ये भी x²। जब ये वाला x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x² से x² क्या हो जाएगा, माइनस होने पर कैंसिल हो जाएगा, यानी x² दोनों साइड में होने की वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, 4x प्लस 4 बराबर में माइनस का 6x प्लस 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। अब ये जो स्थिति है इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने को, लेकिन सॉल्व करने का फायदा इसलिए नहीं है, क्या इसमें स्क्वायर का पद है,
क्या अंतिम जो स्थिति हमने सॉल्व कर ली है, अंतिम जो स्थिति आपने प्राप्त कर ली है, इस अंतिम स्थिति में अक्स स्क्वायर का पद आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है क्या? स्क्वायर नहीं आ रहा है। अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये द्विघात व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। तो किस प्रकार का समीकरण है ये? किस प्रकार का समीकरण है? 4x + 4 - x + 13। तो अक्स की जो घात है वो एक घात है, और जो एक घात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये जो व्यंजक जो समीकरण आपको दे रखा था वो द्विघाती नहीं है। देखने से मालूम नहीं चलेगा, उसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर अंतिम जो स्थिति आती है, अंतिम स्थिति में आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम कहेंगे कि ये द्विघात इक्वेशन है, अदरवाइज द्विघात इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि अक्स -3 का होल क्यूब प्लस माइनस अक्स क्यूब बराबर जी। इस प्रकार का कोई व्यंजक आपको दे रखा है, x -3 का होल क्यूब माइनस अक्स क्यूब। क्या दिया गया? समीकरण द्विघात ये है, तो इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x -3 का होल क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब की सर्वसमीका अप्लाई कर देते हैं आप। क्यूब की सर्वसमीका a - b का होल क्यूब। क्या लिखते हैं बेटा जी? a - b का होल क्यूब। इस प्रकार से a क्यूब माइनस, पहले प्लस वाला स्टेप लिख देता हूँ मैं, 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये होती है। देखिए b माइनस का, तो यहाँ b माइनस की वजह से पहला पद माइनस का हो जाता है, फिर b स्क्वायर हो गया यानी माइनस का स्क्वायर हो गया, तो ये वाला पद क्या बन गया? प्लस में बन गया, b का क्यूब हो गया, लास्ट में b क्यूब क्या होता है? माइनस होता है। तो इसे आप इसको ओपन कर दीजिए, क्या बनेगा? देखिए a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 3a² b, 3a² b, तो क्या बनेगा? 3a² इंटू b प्लस 3ab², b कौन है यहाँ पे? 3, इसका स्क्वायर। फिर क्या करना है? माइनस b क्यूब, तो -3 का क्यूब करेंगे, -3 का क्यूब हो गया। आगे माइनस एक्स क्यूब एज इट इज -x³ बराबर में 0। सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस का है, x क्यूब माइनस का, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। शेष क्या बच गया? -3 और ये 3 कितना हो गया? 3 का 3 से गुणा हो गया, 3 × 9 ये 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? 3 × 9 9 × 27, तो 27x माइनस कितना हो गया? 3 का क्यूब, 3 × 9 = 27, ये कैंसिल हो गया, बराबर में 0। तो ये जो आप स्टेप देख पा रहे हैं, अंतिम स्टेप में यहाँ पर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रही है। जब अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण की जांच कर लेंगे। जांच कर लेंगे तो क्या होगा? समीकरण को हल कर पाएंगे। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखा, x + 2 इंटू x - 3 बराबर 0। क्या दिया गया व्यंजक, दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण है। अगर द्विघातीय समीकरण है तो इसका मान प्राप्त करो, इसको सरल करो, x का मान यहाँ से प्राप्त करो, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या दिया गया व्यंजक द्विघातीय है। डायरेक्ट अगर आप व्यंजकों को देखते हैं तो x की घात 1 दिख रही है, x की घात 1 दिख रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये रेखिक है। नहीं, रेखिक नहीं है, डायरेक्ट आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोनों व्यंजक क्या हो रहे हैं? आपस में गुणा हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। तो गुणा कर दीजिए, x का x -3 से गुणा करेंगे, x -3 से गुणा हो गया, फिर प्लस का 2 x -3 से गुणा हो गया, बराबर में 0 दिया हुआ था। आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, हर स्टेप इतना खोल के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। समझाने के नजरिए से मैं इसको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो x का जब x से गुणा होगा क्या बन गया? x²। x का -3 से गुणा होकर क्या बन जाएगा? -3x, फिर प्लस का 2x -3 से गुणा होगा तो कितना हो गया? प्लस के 2x हो गया, प्लस माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे? प्लस माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे? -2 × 6 बराबर 0। कितना हो गया? x²। ये मान क्या होगा बताओ? देखिए, माइनस का 3x प्लस का 2x, असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं, असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। तो 2x में से 3x माइनस करेंगे, 2 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा, माइनस का एक अक्स, एक को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस अक्स और -6 बराबर 0। तो लास्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि अंतिम जो घात है, अधिकतम जो घात है वो कितनी घात है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 बच रही है। जब अधिकतम घात 2 बच रही है इस व्यंजक में, समीकरण में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक द्विघातीय समीकरण है। हमने समीकरण की पहचान कर ली। किसी प्रकार का आपको व्यंजक दे रखा होगा, उसको आप सरल करेंगे और अंतिम स्थिति में आने के बाद में हम देखेंगे कि उसमें अधिकतम घात 2 है क्या। अगर अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघातीय समीकरण होगा। और द्विघातीय समीकरण चलो हो गया, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई, अपने समीकरण की पहचान हमने कर ली। तो सरल कैसे करेंगे, तो द्विघात समीकरण को सरल करने की विधियों की हम बात करते हैं। द्विघात समीकरण को सरल करने की विधियां, द्विघात समीकरण का हल करने की विधियां हमारे पास 3 विधियां अपने कोर्स में 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो कोर्स दे रखा है उसमें 3 विधियां दे रखी है। पहली विधि की हम बात करें तो गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे इसमें सूत्र वाली विधि, यानी कि द्विघात सूत्र जो होता है, द्विघाती सूत्र, या इसी का दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तीसरी जो विधि हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर। ये 3 विधियां हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, दूसरी विधि श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे, और जो तीसरी विधि वो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो गुणनखंड विधि की हम बात करें सबसे पहले, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, इसके लिए हमने कोई क्वेश्चन ले लिया। जैसे इसी की हम बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 बराबर। इसको आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे और एक्स का मान प्राप्त करेंगे। गुणनखंड विधि जो हमने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ी थी, याद है क्या, शून्यंक ज्ञात किए थे, शून्यंक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करी थी। वो जो पॉइंट था वो गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने वाली स्थिति थी, वो बिल्कुल सेम यही चले थी, यही विधि। तो देखिए यहाँ हम क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोई जो गुणांक होता है उसको अचर पद से गुणा करते हैं साइड में। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे इकाई है, यानी 1 है, तो उसको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो 6 है, इस 6 के गुणनखंड करो तो 6 एकम 6, 3 दूनी 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, उसको क्वेश्चन की भाषा आपको पढ़नी है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर क्या आता हो, 1 आता हो। यहाँ जो संख्या लिखी होती है वो आती है, यहाँ संख्या क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, 1 को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दिया हमने कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0, तो हमें क्या करना होता है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी है। 8 दूनी 16, 16 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर, माइनस का चिन्ह दे रखे हैं यहाँ पे, जिनको घटाने पर क्या आ जाए, क्या लिख देता हूँ, जिनको घटाने पर 6 आ जाता हो। देखिए क्वेश्चन की भाषा आपको पढ़नी है, क्वेश्चन की भाषा अगर पढ़ लेंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आसानी से कर पाएंगे। 8 दूनी 16, अभी प्लस माइनस यहाँ आपको गुणा करते टाइम नहीं देखना है, ये एक तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। 8 दूनी 16, 16 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम 16 के गुणनखंड करेंगे, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। अब इनमें से ऐसे गुणनखंड आप उठाइए जिनको घटाने पर 6 आ जाए, तो घटाओ इनमें से दो ये जो गुणनखंड है उनको घटाओ आपस में। 16 में से 1 घटाओ कितना आया, 15, 8 में से 2 घटाओ कितना आया, 6, 4 में से 4 घटाओ 0। हमें कितने की आवश्यकता थी, 6 की आवश्यकता। तो 6 किस में आ रहा है, 8 और 2 में। तो ये जो 8 और 2 है ये हमारे गुणनखंड है जो इसमें काम में लेने हैं। तो 8 और 2 को हम काम में लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, 8 और 2 हमें काम में लेना है। काम में किस प्रकार से लेना है, देखिए काम में इस प्रकार से लेना है, गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए थे, 8 और 2। अब ये बोल रहा है कि घटाने पर आना चाहिए 6,
तो संख्याएं घटती कब है ये ध्यान दें। संख्याएं घटती कब है? जब असमान चिन्ह होता है तो संख्याएं घट जाती है, समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती है। सजातीय संख्या हमेशा घटती है, माइनस में माइनस की संख्या अगर दे रखी तो वो जुड़ जाएगी, और प्लस प्लस की संख्या दे रखी तो प्लस प्लस की संख्या दे रखी तो प्लस ही हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखिए यहाँ क्या करना है, हमें घटाने पर 8 दूनी 16 कैसे टुकड़े करो जिनको घटाने पर क्या आता हो, 6 आता हो। देखिए घटाने पर आएगा, इसका मतलब असमान चिन्ह होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का। अब ये जो 8 और 2 दे रखा है, इनमें से किसको तो प्लस का चिन्ह दे और किसको माइनस का चिन्ह दे। बहुत ही काम की चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे बच्चों से गलती हो जाती है, आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इनमें से जो बड़ी संख्या है, यहाँ पर जो बड़ा व्यंजक आपको प्राप्त हो रहा है, बड़ा जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इस बड़े वाले को यहाँ वाला चिन्ह दे दो। यहाँ जो सेकंड नंबर पे चिन्ह आ रहा है वो दे दो। देखिए 2x² प्लस 6x, तो यहाँ वाला चिन्ह दे दो आप। यहाँ कितना आ रहा है, सॉरी प्लस का चिन्ह आ रहा है। बड़ी संख्या कौन है, 8, तो बड़ी संख्या को यहाँ वाला चिन्ह दे दो आप। यहाँ प्लस का चिन्ह है, बड़ी संख्या 8 को प्लस का चिन्ह दे दो। जो बच गया वो छोटी संख्या का चिन्ह हो गया अपने आप ही। बच गया कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह बच गया। माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लो गुणनखंड आपने प्राप्त कर लिए। देखिए क्या करेंगे आप, ये 2x²। अब इनमें से पहले किसी को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह सही होना चाहिए आपका, चिन्ह में कोई चेंज नहीं करेंगे। प्लस का 8 है तो प्लस का 8 के साथ ही रहेगा, -2 तो वो -2 के साथ ही रहेगा। तो मैंने प्लस के 8 अक्स लिख दिया और माइनस का 2 अक्स कर दिया, क्योंकि इसके लिए हमें गुणनखंड कर रहे थे। 8 अक्स में से 2 अक्स घटा देंगे तो 6 अक्स आ जाएगा, -8 बराबर 0। अब क्या करना होता है, 2 पदों में कॉमन लेना होता है। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि 2x² प्लस 8x, इनमें संख्या क्या कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकता है। 2 के बारे में ये आता है, 2 के बारे में ये आता है। x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 2x कॉमन ले लिया। जब 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया केवल x। देखो 2 बाहर आ गया, x² का मतलब x गुणा x था, यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, x बच गया। प्लस 2 का भाग लगाओ 8 में, 2 चौके 8, ये x बाहर आ गया तो x प्लस 4 इस यहाँ पे बच गया। अब आपको मालूम है कि आगे वाला जो ब्रैकेट बचेगा, कॉमन लेने के बाद में आगे जो ब्रैकेट बचेगा वो पहले वाले ब्रैकेट के बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तब तो आपने सही किया, अदरवाइज कहने के आपने मिस्टेक कर दी है। लेट्स से यहाँ से हमने माइनस के, देखो माइनस का चिन्ह आ रहा दोनों में, तो -2 कॉमन ले लिया। माइनस का चिन्ह जब भी कॉमन लेते हैं अंदर वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। दूसरी स्थिति में आप समझे कि जब माइनस से गुणा करते हैं, जब भी किसी संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तो सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो -2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, x। माइनस कॉमन आ गया, 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार। बराबर में क्या, बराबर में 0। अरे 0 चल रहा है बराबर में। देखिए x प्लस 4 फिर से कॉमन हो गया, दोनों में समान हो गया। देखो इस पद में और इस पद में बराबर में 0 चल रहा था, तो यहाँ से हमने x प्लस 4 उठा लिया, यहाँ से x प्लस 4 उठा लिया, तो ये x प्लस 4 आ गया कॉमन। यहाँ से x प्लस 4 उठा लिया तो यहाँ क्या बच गया था, 2x बच गया। यहाँ क्या बच गया था, -2, क्या बच गया, -2 बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट को गुणा कर रहे हैं और गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो जब गुणनफल 0 कब होता है, गुणा करने पर 0 कब प्राप्त होता है, बताओ देखें। हाँ 0 कब आता है, तभी बताएं। देखें इन्हीं 2 संख्याओं को, 2 व्यंजकों को हम गुणा कर रहे हैं और गुणा करने पर मान प्राप्त हो रहा है 0। इसका मतलब दोनों संख्याएं किस प्रकार की होगी, उनकी क्या स्थितियां हो सकती है, कितनी स्थितियां हो सकती है, बताएं देखें आप। हाँ कमेंट करके बताएं किस स्थिति में दोनों संख्याएं उनका गुणनफल 0 होगा। देखिए ये कोई 2 संख्या है, a गुणा b बराबर 0। गुणनफल 0 कब आता है, जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं। क्या लिखा जा सकता है, a को जब हम 0 से गुणा करेंगे तब 0 आएगा। एक स्थिति तो ये हो सकती है। यह हो सकता है कि जब 0 को हम 20 से गुणा करें तब भी 0 आएगा। यह हो सकता है कि दोनों ही 0 हो, यानी 0 को 0 से गुणा करें तो भी 0 आ सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही हम संभावित स्थितियां लेकर चलेंगे कि एक तो ये स्थिति कि b बराबर क्या हो गया,
0। ए क्या हो गया, ए बराबर 0। तो वहाँ पे हमें संबंधित मान प्राप्त हो जाएंगे। यानी किसी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तभी 0 प्राप्त होता है। किसी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मल्टीपल हमें क्या फाइंड होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये जो अक्स प्लस 4 है ये 0 हो सकता है, या 2 अक्स माइनस 2 ये 0 हो सकता है। तो मैंने लिखा अक्स प्लस 4 बराबर 0, या दूसरा व्यंजक 2 अक्स माइनस 2 बराबर 0, 2 अक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अक्स प्लस 4 बराबर 0 है, इसका मतलब जब प्लस का 4 पक्षांतर होने के बाद में आरएचएस में जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस का नंबर जब दूसरी तरफ जाता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अक्स बराबर -4। या यहां से क्या हुआ देखिए, 2 अक्स माइनस 2, माइनस का 2 उधर भेज दो पहले, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 2 अक्स बराबर क्या हो गया, प्लस का 2। 2 अक्स का मान है, हमें केवल अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अक्स बराबर क्या हो गया, 2 अक्स 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2/2, 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अक्स का मान 1 तो क्या आ गया, -4, 1 क्या आ गया, अक्स का मान 1 आ गया। तो अक्स के 2 मान प्राप्त हो गए, अक्स बराबर -4, 1, ये 2 मान में प्राप्त हो गए। अच्छा, इसके 2 ही उत्तर आएंगे, ये इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखिए, किसी समीकरण के उतने ही उत्तर आते हैं, किसी व्यंजक के उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं जितनी उसकी घात होती है। अब चूंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसकी 2 घात है और 2 घात है, तो इसके 2 शून्य 2 उत्तर हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, 2 इसके उत्तर प्राप्त कर लिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल बताया है। स्थितियां यहाँ पे और भी चेंज होती है, उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। आगे प्रश्नावली के साथ में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे प्लस माइनस की अगर हम बात करें कि संख्या अगर चेंज हो जाती है, चिन्ह अगर चेंज हो जाता है, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और यहाँ मैं कर देता हूँ जैसे 10, और ये हो गया माइनस। इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 के ऐसे गुणनखंड करो, 8 दूनी 16 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर, प्लस का चिन्ह है ना, तो जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो पहले आप जोड़ने पर 10 आ जाए ऐसा देखेंगे, माइनस प्लस हम बाद में देख लेते हैं। तो 16 के गुणनखंड, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 4 चौक 16। ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 10 आता हो, ऐसे गुणनखंड ये रहे जिनको जोड़ने पर क्या आता है, 10 आता है। 8 और 10 2 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। ये गुणनखंड हो गए, तो बाकी गुणनखंडों की आवश्यकता नहीं है, उनको मिटा देते। ये संभावित गुणनखंड हो गए। अब इनको जोड़ने पर आएगा, अब जोड़ने पर आएगा तो इनको मैं प्लस प्लस के चिन्ह से लिखूं या माइनस माइनस के चिन्ह से लिखूं, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। संख्याएं जुड़ती कब है, जब उनके चिन्ह समान होते हैं। तो यहाँ पे समान चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस प्लस के लेने हैं या माइनस माइनस के लेने हैं, वो आपको ये बता देगा। क्या लेना है भैया, 10 जी, ये जो 10 भैया है वो बता देगा कि मेरे पास तो माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों ही चिन्ह किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यानी क्या लिखेंगे हम, माइनस का 8x माइनस के 2x, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 8 माइनस के 2 यानी माइनस के 10, और अक्स का व्यंजक चल रहा है इसलिए माइनस का क्या हो गया, 10 अक्स हो गया। तो इसके हमने क्या टुकड़े कर दिए, 2x स्क्वायर, क्या लिखना है, 8 और 2, किसी को भी पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 8x और माइनस का 2x लिखना है, तो मैंने माइनस का 2x पहले लिख दिया, माइनस का 8x बाद में लिख दिया। माइनस का 8x और माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 10x हो गया, प्लस 8 बराबर 0। दो पदों में क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से 2x कॉमन आ गया, क्या 2x स्क्वायर, और 2x में से 2x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया अपना 2x स्क्वायर में से x तो बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ x बच गया माइनस 2x पूरा ही कॉमन आ गया। जब पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो क्या बचता है, वहाँ पे 1 बचता है। पूरी संख्या कॉमन आने का मतलब ये है कि ये 8 है, जैसे 8 + 4, यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8, प्लस ये 4 मैंने कॉमन ले लिया तो इस 4 का भाग इस 4 में कितनी बार गया, 1 बार, 4 एकम 4। तो इस प्रकार से कॉमन लेना होता है। जब पूरा व्यंजक कॉमन आ जाता है यानी 2x का भाग लगा, 2x में 1 बार, माइनस आगे वाले माइनस नहीं इसलिए माइनस नहीं लेते कॉमन, प्लस का 8 कॉमन ले लिया,
प्लस का, अच्छा प्लस का आर तो आ नहीं पाएगा, प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस का ले लो चलो, क्योंकि माइनस एक बच रहा तो माइनस बनाना है इसको माइनस बनाने के लिए, ये तो प्लस का था, प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस का 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, प्लस में से माइनस निकाला, प्लस में से माइनस कैसे निकालते हैं, देखिए ये प्लस है, ये प्लस कैसे बना, जब माइनस को माइनस से गुणा करें, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बन जाता है। तो इस प्लस में से हमने एक बार माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, दूसरा वाला माइनस बच गया। तो माइनस 8 का भाग 8 में एक बार बराबर में 0, x माइनस 1, x माइनस 1 फिर कॉमन हो गया, तो हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया 2x माइनस यहाँ से क्या बच गया 8 बराबर में 0। अब पहले वाली स्थिति है कि दो व्यंजकों को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक पद, जब इनमें से कोई एक पद शून्य होगा तो ही गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। देखिए x माइनस 1 बराबर 0, क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 8 बराबर 0। तो अगर यहाँ से हम मान लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस जो था वो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस का 8 उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, 2 गुणा में था इधर है तो भाग में हो गया, 8/2, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x के दो मान प्राप्त हो गए, 1 और 4, दोनों ही मान यहाँ प्लस के, तो इस प्रकार से हम मान प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया था बोर्ड पे लिखा सबसे पहले मैंने, ये आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं आज के दूसरे सूत्र की। दूसरा तरीका है मैं बता देता हूँ, द्विघाती सूत्र, और इसी को हम त्रिधराचार्य सूत्र इस प्रकार से भी जानते हैं। देखिए जो समीकरण का रूप होता है वो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसा होता है। तो इस स्थिति में, और हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे जो a होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर a का मान ही 0 हो गया तो ये व्यंजक 0 हो जाएगा, ये व्यंजक 0 हो जाएगा, इसका मतलब x² का पद ही नहीं है, और x² का पद ही नहीं है तो उसको द्विघात कहेंगे क्या, फिर वो द्विघात नहीं होगा। ऐसे कोई आपको अपवाद नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन मिलने वाले। तो ऐसी जो स्थिति दे रखी है वहां से हम x का जो मान प्राप्त करते हैं उसके लिए सूत्र होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x का मान प्राप्त करने का ये सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको किस प्रकार से हमें काम में लेना है वो समझेंगे आप। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, देखो x² का जो गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं, तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। फिर b होता है, x का गुणांक यहाँ प्लस का b है तो हमने सूत्र में b लिखा है, यहाँ x का गुणांक -3 है इसलिए b को क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। और c का मतलब क्या है, c का मतलब अचर पद कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो यहाँ प्लस का c था इसलिए यहाँ क्या आ गया आपको माइनस का 10 देर का, तो माइनस ही लिखना है। ये तो ABC की बात हो गई, और ये जो ABC हो गई वो इस सूत्र में हम लिखते हैं। तो देखिए कितने आगे इनका मान, B और C, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू -10, यही तो था। 1 -3 और माइनस का कैसे काम करता है, तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र या त्रिधराचार्य सूत्र से x बराबर, सूत्र लिखना आपको सबसे पहले, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो अपॉन में 2a लिखना मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, और जो बराबर का चिन्ह होता है वो बट्टे की लाइन के सीध में आपको लिखना। तो यहाँ से आप लिखेंगे x बराबर माइनस, सूत्र में है तो माइनस लिखा मैंने, b की जगह कौन आ रहे हैं -3, देखो ये माइनस अलग से हैं, ये सूत्र वाला अलग से हैं, तो -3 प्लस माइनस अंडर ऑफ b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कौन है इसमें 1,
तो 1 लिख दिया हमने, इंटू सी, सी की जगह कौन है -10, माइनस है तो माइनस में लिखना है भाई, 2a, ए की जगह फिर कौन हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ से अक्स बराबर क्या हो गया, माइनस, माइनस को क्या बना देता है प्लस बना देगा, माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन गया प्लस, यानी प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर ऑफ -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, -3 का -3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा के क्या बन गया प्लस, तो 3 थी यहाँ 9, यहाँ माइनस, आगे माइनस, माइनस माइनस फिर गुणा के क्या बन गए प्लस हो गया, कितना हो गया 4 एकम 4, फिर 4 का 10 से गुणा कर दिया, यानी 10 चौक 40 हो गया, बटे 2 एकम 2, तो अक्स बराबर ये 3 प्लस माइनस अंडरूट, अंडरूट में कितना 9 प्लस 40 यानी 49 बटे 2, 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल हो गया 3 प्लस माइनस 7 बटे 2। अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, प्लस का चिन्ह ले या माइनस का चिन्ह ले, दोनों ही चिन्ह लेने हमें, दो स्थितियों में दोनों ही चिन्ह लेने हैं। तो देखिए अक्स बराबर 3 प्लस माइनस 7 बटे 2, इसके आगे पिछली स्टेप आ गई थी। एक बार यहाँ पे हम धनात्मक चिन्ह लेंगे यानी प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, दो अलग अलग स्थितियां बनेगी। तो यहाँ हम धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर अगर इसमें से हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा, अक्स बराबर 3 प्लस 7, केवल प्लस का चिन्ह उठाना है यहाँ से, तो 3 प्लस 7 बटे 2, 7 प्लस 3 कितना 10, 10 में 2 का भाग लगा दिया, कितना हो गया 5। एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अगर माइनस का चिन्ह लेना तो अब यहाँ से केवल माइनस का चिन्ह उठाएंगे, अक्स बराबर 3 प्लस माइनस दोनों थे लेकिन प्लस का चिन्ह हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, यहाँ क्या बच गया केवल माइनस का चिन्ह ले रहे हैं यहाँ से, बटे में 2, 3 में से 7 घटाएंगे क्या बच गया, 3 में से 7 घटाए तो माइनस के 4 बटे 2, -4 में 2 का भाग लगा दिया, माइनस के 2 आ गए। इस प्रकार से अक्स के दो मान हमें प्राप्त हो जाते हैं, अक्स बराबर 5, -2, दोनों ही इसके उत्तर हैं, दोनों ही इसके उत्तर हैं। इस प्रकार से हमने क्या सीखा, अभी हमने सीख लिया गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करना और द्विघाती सूत्र से समीकरण का हल करना। ये जो द्विघाती सूत्र आपको लिखवाया है इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, द्विघाती सूत्र को याद कर लेंगे, यही इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा और एग्जाम में भी का क्वेश्चन आपको करना है।